नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का अजमेर जिले का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। और यहाँ पर हम इस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पत्र आता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है। और ये हमने अजमेर जिले का प्रश्न पत्र लिया है, इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इस प्रश्न पत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर जिले के प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि सबसे क्षीण मूल बल है। क्षीण का मतलब हो गया सबसे कमजोर, और हम ये जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे कमजोर बल है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूरक मात्रकों को पहचानिए। तो पूरक मात्रक दो होंगे, रेडियन और स्टेरेडियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो कण का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो विद्यार्थी, यदि कण की चाल एक समान है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है तो वृत्त की परिधि से केंद्र की ओर बल लगेगा, अर्थात त्रिज्या के अनुदिश बल या एक्सेलरेशन काम करेगा। तो ऑप्शन से यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक गेंद को क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है तो उसकी क्षैतिज प्रहास अधिकतम होने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी। अधिकतम क्षैतिज प्रहास के लिए थीटा का मान 45 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। तो ऑप्शन द यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तो यह न्यूटन की गति के कौन से नियम का स्टेटमेंट है। तो क्रिया के सदैव एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे हम न्यूटन के गति के तृतीय नियम में पढ़ते हैं, तीसरे नियम में पढ़ते हैं। ऑप्शन से यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कितना बल होगा। तो देखिए बल का फॉर्मूला हमारे पास में होता है F बराबर m इंटू ए। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में m का मान है वो 5 किलोग्राम दे रखा है, a का मान हमें 4 दे रखा है, तो 20 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घूर्णन गति में बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य होता है। रेखीय गति में कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन, और घूर्णन गति में बल के स्थान पर आ जाता है बल युग्म आघूर्ण टो, और थीटा के स्थान पर आ जाता है, अक्ष के स्थान पर आ जाता है थीटा, कोणीय विस्थापन। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, ये जो आप निशान देख रहे हैं वो टॉक का निशान है। ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा, टो थीटा आएगा, टो थीटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए कि यदि पृथ्वी सतह से प्लाइन वेग वी है, प्लाइन वेग को हम किससे पुट कर रहे हैं, वी से लिख रहे हैं, तब पृथ्वी के निकट की कक्षा में परिक्रमण कर रहे किसी उपग्रह का कक्षीय वेग वी ओ है तो उनके बीच में क्या संबंध होगा। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जो प्लाइन वेग होता है वो पृथ्वी के निकट की कक्षा में चक्कर लगा रहे उपग्रह के कक्षीय वेग का √2 गुणा होता है। कक्षीय वेग का √2 गुणा। तो यहां पर ऑप्शन आप गौर करके देखिए कि वी बराबर ये आएगा, ऑप्शन से ये हमें प्राप्त होने वाला है से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुनी कर दी जाए तो इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा। खींचकर यदि लंबाई दुगुनी कर देंगे तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, अपरिवर्तित रहेगा। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो देखिए किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक, जूल ऊर्जा का मात्रक, वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तत्पश्चात इसमें ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान हमारे पास में यहां पर आ गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए क्या पूछा है कि एक ऐसा अनुमान होता है जिसे उसकी सत्यता की कल्पना के बिना लगाया जाता है। तो देखिए इसमें आएगा सन्निकटन। सन्निकटन एक ऐसा अनुमान है इसका हम बिना किसी सत्यता की जांच किए हुए लगभग आकलन कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। तो सन्निकटन क्या होता है? एक अनुमान होता है, लगभग आइडिया होता है, जो बिल्कुल सत्यता की जांच किए बगैर हम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इस संख्या में सार्थक अंक होंगे। तो यहां पर इस संख्या को गौर करके देखेंगे कि दशमलव के बाद ये जो जीरो हैं ये सार्थक अंक में नहीं माने जाएंगे। इसमें दशमलव यहां से जो पहला शून्य अंक है ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है, ये दोनों भी सार्थक अंक माने जाएंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। कितनी होने वाली है? 4। फिर देखिए दो समान तथा विपरीत सदिशों को जोड़ने पर हमें शून्य सदिश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होने वाला है? शून्य सदिश प्राप्त होगा। फिर देखिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को हम संपीड्यता कहते हैं। क्या कहा जाता है? संपीड्यता। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को हम संपीड्यता कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आवेश संरक्षण सिद्धांत का कथन लिखिए। तो विद्यार्थियों आवेश संरक्षण का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सुन लीजिए कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं और एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाहनों का स्पीडोमीटर मापता है। तो वाहनों का जो स्पीडोमीटर है वो तात्क्षणिक चाल को मापता है, तात्क्षणिक चाल को इंगित करता है, बताता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहां पर कि किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेमी क्यूब है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला क्या है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। तो यहां पर हमें जो द्रव्यमान है वो 5.74 ग्राम दे रखा है और जो आयतन है वो 1.2 दे रखा है। तो यहां से जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन हमें क्या मिलने वाला है? देखिए 3 बार में चला गया, 48 आ गया। फिर जो शेष है वो 9 रह गया, 94। 94 के अंदर चला गया है 84 7 बार में, 10 शेष रह गया 100। 100 के अंदर 96 8 बार में चला गया, फिर 40 तो 36 3 बार में चला गया। लेकिन ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन आपको क्या है, सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व पुट करना है। तो विद्यार्थियों इसमें जो न्यूनतम भाग हो रहा है यहाँ पर, और भाग और गुणा में क्या है, जिन दोनों संख्याओं का भाग या गुणा कर रहे हैं हम, उन दोनों संख्याओं में न्यूनतम जो सार्थक अंक होता है वो सार्थक अंक हमें उसके आंसर में रखना, परिणाम में रखना है। तो यहाँ पर न्यूनतम सार्थक अंक 2 हैं, तो इस संख्या में भी हमें 2 ही सार्थक अंक रखने हैं। और इसको हम यदि पूर्णांकित करेंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 3.8 ग्राम
प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्ताकार गति के एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी और विस्थापन का मान लिखिए यदि वर्तीय पथ की त्रिज्या r है। विद्यार्थी, पूरे एक चक्कर में तय की गई जो दूरी है वो होगी 2πr, 2πr, और जो विस्थापन है वो होगा 0, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो जाएगी, तो जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एकांक सदिश को परिभाषित कीजिए। एकांक सदिश की डेफिनेशन हमें पूछी गई है, तो देखिए क्या होगी समझ लीजिए कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो तथा जो दिशा को बताता हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो तथा दिशा को बताता हो, दिशा को बताता हो, एकांक सदिश कहलाता है। और एकांक सदिश को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि घर्षण किसे कहते हैं। घर्षण क्या होता है कि जब दो पृष्ठों के मध्य सापेक्षिक गति होती है या गति होने का प्रयास होता है तो उनके मध्य गति का विरोध करने वाला बल घर्षण कहलाता है। जब दो पृष्ठों के मध्य, पृष्ठों के मध्य, देखिए ये जो दो पृष्ठ हैं ये संपर्क में रखे हुए होंगे। क्या होंगे, जब दो संपर्क में रखे पृष्ठों के मध्य, रखे पृष्ठों के मध्य, पृष्ठों के मध्य आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तो गति का विरोध करने वाला बल, गति का विरोध करने वाला बल घर्षण कहलाता है। क्या कहलाएगा, घर्षण। तो देखिए इसमें पूछा है कि घर्षण कितने प्रकार का होता है, तो विद्यार्थियों मूलतः ये दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो है स्थितिक घर्षण, और जो दूसरा जो प्रकार है वो है गतिक घर्षण। तो स्थितिक घर्षण और गतिक घर्षण दो प्रकार के घर्षण होते हैं। फिर एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। कितने वाट होंगे, 746 वाट। फिर आगे हमें पूछा है कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, क्या द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान का होना आवश्यक है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा किसी पिंड के लिए एक ऐसा बिंदु है जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि पिंड का ऐसा बिंदु, पिंड का ऐसा बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान, उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता हो, केंद्रित माना जा सकता हो, जा सकता हो, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। फिर देखिए इसमें हमें आगे और भी पूछा है कि क्या द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान का होना आवश्यक है।
तो नहीं, द्रव्यमान का होना कोई जरूरी नहीं है। फिर आगे हमें पूछा है अगले क्वेश्चन में, 11वें क्वेश्चन में देखिए, हुक का नियम लिखिए। हुक का नियम क्या है कि प्रत्यास्थता सीमा में, ये प्रत्यास्थता सीमा में ही लागू होगा। प्रत्यास्थता सीमा में वस्तु पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है उसके विस्थापन के समानुपाती होता है। प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है, वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के समानुपाती होता है। ओके, समानुपाती होता है। तो यहां पर F समानुपाती अक्ष के, इसको इस तरीके से भी हम पुट कर सकते हैं। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विमा किसे कहते हैं और विमीय विधि द्वारा गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 980 सेमी पर सेकंड स्क्वायर के मान को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में परिवर्तित कीजिए। पहले तो हम इस विमा को परिभाषित कर देते हैं। विमा क्या है, विमा किसे कहेंगे, तो यहां पर ध्यान देंगे, विमा क्या है कि किसी भौतिक राशि को मूल मात्रकों के पदों में लिखने पर उसके, या किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के पदों में लिखने पर उन पर आने वाली घातें, किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के पदों में भौतिक राशियों के पदों में लिखने पर उन पर आने वाली घातें, आने वाली घातें विमा कहलाती है, विमा कहलाती है। आगे देखिए हमें क्या पूछा है, आगे हमें पूछा है कि गुरुत्वीय त्वरण को आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, जबकि हमें क्या दे रखा है, जी का मान सेंटीमीटर में दे रखा है और विमीय विधि द्वारा कन्वर्ट करना है। चलिए देखिए, चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे। देखिए विमीय विधि में हम क्या जानते हैं कि n वो u के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या इसको हम n इंटू यू बराबर हम कांस्टेंट पुट कर सकते हैं। इसे हम n1 u1 बराबर n2 u2 भी लिख सकते हैं। और देखिए यदि हमें n2 की वैल्यू चाहिए, n2 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको n1 इंटू में u1 बट्टे में u2 से भी लिख सकते हैं। इसे मैं इस तरीके से भी पुट कर सकता हूं, n1 इंटू m1 अपॉन में m2 की घात हमारे पास में हो गई है a, L1 अपॉन L2 की घात हो गई है b, T1 अपॉन T2 की घात हो गई है c। यहां पर हमें इस क्वेश्चन में g की जो वैल्यू है वो 980 सेमी पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है और इसे कन्वर्ट करना है हमें यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, एक का जो मान है वो है 0, बी का जो मान है वो है 1 और सी का जो मान है वो है -2। देन n2 कितना आ जाए, और n1 यहां पर कितना है 980, n2 हमें ज्ञात करना है। देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन प्राप्त होने वाला है, n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू है 980, फिर m1
जो द्रव्यमान है इसकी घात m1/m2 की घात तो कितनी है, 0 है। फिर L1 हमें पहले मात्रक के अंदर ये सेंटीमीटर में दे रखा है और L2 हमें दे रखा है मीटर में और इसकी घात है 1। फिर बात करते हैं T1 की वैल्यू सेकंड में और T2 भी सेकंड में, इसकी घात है -2। तो ये आ गया 980। m1/m2 की घात 0 तो ये आ गया 1। फिर आप ध्यान देंगे सेंटीमीटर, मीटर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, इसकी घात 1 और सेकंड बटा सेकंड कैंसिल हो गया, इसकी घात 1 की घात -2, ये भी 1 हो गया। तो यहां से सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया, 100 आ गया। तो n2 का जो मान है वो 980 बट्टे में 100 बराबर 9.8 आ गया। देन यहां पर हमें 9.8 पुट करना होगा। तो जी का जो मान है वो 980 सेमी पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें डेफिनेशन देनी है और ये जो डेफिनेशन है मंदन दिख रहा है हमें, मंदन, और ये है शांता। ये मदेन तो सही नहीं है, मदेन तो कोई वर्ड होता नहीं है, मंदन हो सकता है। और ये है शांता, शांता को हम परिभाषित करेंगे, मंदन को हम परिभाषित करेंगे। चलिए देखिए मंदन किसे कहते हैं, सबसे पहले मंदन की डेफिनेशन देख लीजिए। मंदन कि वस्तु के वेग में कमी करने के लिए, वस्तु के वेग में कमी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। एक है शांता, ये क्या है, तरल की गति का विरोध करने वाला गुण, तरल की गति का विरोध करने वाला गुण, विरोध करने वाला गुण। क्लियर विद्यार्थी। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसकी ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें मूल बिंदु के परितः बल दे रखा है 7ik + 3jk -5kk और का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए और बल जिस कण पर लगता है उसका स्थिति सदिश भी हमें दे रखा है। इनके क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें बल F की जो वैल्यू है वो दे रखी है 7ik + 3jk -5kk, ये हमें F की वैल्यू दे रखी है। इसके अलावा R की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है ik -jk + kk। देखिए हमें टो पूछा है, यहाँ पर टो बराबर होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, ik jk kk और R की जो घटक हैं ik jk के 1 -1 +1 और F की जो घटक है वो 7 3 -5। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, यहां से ik 5 -3, इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ गया 5, इन दोनों का गुणा करेंगे 3, वो घटा देंगे। फिर प्लस में jk, देखिए jk को यदि आप प्लस में ले रहे हैं तो उस स्थिति में जो गुणा है वो किस तरीके से करना है वो आपको ध्यान में रखना है। पहले आप इन दोनों को गुणा करेंगे, इसको और इसको, तो इन दोनों का गुणा आ गया 7, इन दोनों का गुणा आ गया 5, -5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में।
फिर प्लस में के कैप, इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 3 माइनस का 7 तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां से आ गया 2 आई कैप, फिर प्लस में 12 जे कैप, प्लस में 10 के कैप। तो ये हमें टो मिल चुका है। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि केपलर के ग्रह की गति के संबंधित जो नियम है वो ज्ञात कीजिए, लिखिए। और तुल्यकालिक उपग्रह किसे कहते हैं? ये दो क्वेश्चन यहां पर 15 में दो पार्ट है, दोनों पूछे हैं। चलिए देखिए, केपलर की गति से संबंधित 3 नियम हैं। देखिए, जो पहला नियम है इसको हम कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। क्या नियम है देख लीजिए कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है और सूर्य उस दीर्घवृत्त की फोकस पर उपस्थित होता है। यह है कक्षाओं का नियम। दूसरा जो नियम है इसको हम क्षेत्रफलों का नियम भी कहते हैं कि इस नियम के अनुसार यदि किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो देखिए, इस ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये जो क्षेत्रफल हैं वो समान समांतराल में तय किए गए हैं। ठीक है, तो इनके समान समांतराल में जो क्षेत्रफल हैं वो समान तय किए जाते हैं, क्षेत्रफल इक्वल होंगे। तीसरा जो नियम है वो क्या है? इसे हम परिक्रमण कालों का नियम या आवर्त कालों का नियम भी कहते हैं। क्या है नियम? कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में लगा जो समय होता है उसको हम परिक्रमण काल कहते हैं। और परिक्रमण काल का जो वर्ग है उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा की औसत त्रिज्या की तीसरी घात के समानुपाती होता है कि टी स्क्वायर है वो आर क्यूब के समानुपाती होता है। क्लियर? तो ये था केपलर के नियम। अगली जो डेफिनेशन है वो है तुल्यकालिक उपग्रह। इस तुल्यकालिक उपग्रह को हम भूस्थायी उपग्रह भी कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी से जो स्थिर दिखाई देता है कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को स्थिर दिखाई दे, भूस्थायी उपग्रह तुल्यकालिक उपग्रह कहलाता है। इन तुल्यकालिक उपग्रहों का जो आवर्तकाल है वो पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर अर्थात 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबल विकृति ग्राफ बनाते हुए इस ग्राफ की व्याख्या कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, प्रतिबल विकृति वक्र, इसकी यहां पर हम व्याख्या देख लेते हैं। हम आपको बता दें कि प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं जब तक वो दोनों प्रत्यास्थ सीमा में रहेंगे। तो प्रत्यास्थ सीमा में दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। फिर देखिए, एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो प्रतिबल विकृति वक्र है वो अपने पथ से विचलित हो जाएगा, मतलब रेखिक रूप से नहीं रहेगा। हालांकि बाह्य बल हटा लेने के बाद में भी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है बिंदु ई तक। इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ सीमा। क्लियर? अब यदि इस प्रत्यास्थ सीमा से भी ज्यादा आप बाह्य बल लगा रहे हैं तो विकृति तेजी से बढ़ेगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके पश्चात जो भंजक बल है, मतलब प्रतिबल है, वो अधिकतम हो जाएगा, जिसको हम भंजक बल भी कहते हैं। फिर विकृति तेजी से बढ़ेगी और जो वस्तु है वो टूट जाएगी। तो देखिए, एक बार समझ लीजिए कि यदि ऊर्ध्वाधर लटके तार पर धीरे धीरे भार बढ़ाया जाए तो प्रतिबल अर्थात प्रतिबल बढ़ाया जाए तो विकृति के साथ चित्र की भांति उसमें परिवर्तन आता है। अब देखिए, जब विकृति बहुत कम है तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है ओ ए क्षेत्र में। ओ ये वैसे तो है ओ पी क्षेत्र में, तो बिंदु पी के समानुपाती उसको हम सीमा बिंदु कहते हैं। इस रेखा का जो ढाल है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। किसको बताएगा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक को प्रदर्शित करेगा। पीई क्षेत्र में प्रतिबल विकृति के समानुपाती तो नहीं होता, लेकिन विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था में
लौट आती, इसको हम प्रत्यास्था सीमा बिंदु या पराभव बिंदु, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पराभव बिंदु या प्रत्यास्था सीमा बिंदु। उसके पश्चात देखिए ई से ए तक यदि तार की प्रत्यास्था सीमा से अधिक विकृत किया जाता है तो विकृति तेजी से बढ़ती तथा विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती। तो बिंदु ई से इसको हम प्लास्टिक क्षेत्र कहते हैं। क्या हो जाता है? प्लास्टिक क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिर नहीं लौटेगी। फिर देखिए कि यदि प्रतिबल को थोड़ा और अधिक बढ़ाया जाए तो विकृति में तेजी से परिवर्तन होता है और बिंदु बी के बाद विकृति तेजी से बढ़ती है और अंत में बिंदु पर तार टूट जाता है, जिसे त्रोटन प्रतिबल कहते हैं। और अधिकतम प्रतिबल को भंजक प्रतिबल भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये था प्रतिबल विकृति वक्र, जिसे हमने बेटर तरीके से समझाया। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर अलग से डिटेल से वीडियो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन है कि एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए गति के समीकरण ग्राफ ही विधि से हमें फाइंड आउट करने हैं, आवश्यक ग्राफ भी हमें बनाने हैं। तो गति के समीकरण आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग सभी जिलों में इस क्वेश्चन को पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो देखिए ये जो अजमेर जिले के प्रश्न पत्र में आ चुका है, हम उम्मीद करते हैं कि जो शेष जिले हैं उनमें भी इस क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है। चलिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे। देखो, ये जो 18वां क्वेश्चन है वो भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपको अपनी हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? आवश्यक चित्र बनाते हुए प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई और उड्डयन काल के सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, प्रक्षेप्य गति और प्रक्षेप्य गति से संबंधित जो व्यंजक है वो आपको अवश्य ही हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ढालू घर्षण युक्त वर्तीय सड़क पर वाहन के अधिकतम सुरक्षित वेग का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमें अधिकतम सुरक्षित वेग का फॉर्मूला यहां पर फाइंड आउट करना है, डायग्राम भी पूछा है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय का कथन लिखते हुए इसे सिद्ध कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट आवश्यक चित्र समेत उसको प्रूफ भी करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है वो लगभग सभी एग्जाम में मिलने वाला है। और यदि जिन जिलों में 10वें चैप्टर तक के क्वेश्चंस आएंगे, कईयों में 9 तक ही है और मोस्टली में 10 तक हैं, तो ये यदि चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल है तो बर्नौली प्रमेय अवश्य ही पूछे जाने की संभावना है। इसका सॉल्यूशन भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है टक्कर किसे कहते हैं? एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात कणों के जो वेग हैं उसका सूत्र स्थापित कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। अगला जो क्वेश्चन है वो 7th चैप्टर से है, जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं? और लंबवत अक्षों की प्रमेय और समांतर अक्षों की प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय को स्थापित करना है, साथ में कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के बीच में संबंध स्थापित करना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित करते हुए गुरुत्वीय त्वरण में पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने के कारण परिवर्तन के सूत्र को स्थापित कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। और ऊंचाई के साथ में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि ऊंचाई के साथ में गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/16 रह जाता है और पृथ्वी की रेडियस भी हमें दे रखी है। तो यहां पर हमें पूछा है कि ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है
और यहाँ पर ऊंचाई के साथ में गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू है, मान है, वो किस तरीके से चेंज होता है। जी एच ऊंचाई पर जी बट्टे में 1 प्लस एच बाई आर, 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। और एच का जो मान है वो आर की तुलना में काफी छोटा होता है, तब हम नगण्य मानकर इसको सोल्व कर सकते हैं। यहां पर मैं इसको नगण्य लेकर नहीं चलूंगा, पृथ्वी की सतह के मान का 1/16 गुणा हो जाए, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी, एच ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से हम देख लेते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर जी का जो मान है उसका 1/16 गुणा हो जाएगा, तो जी बट्टे में 16 बराबर आ गया जी बट्टे में 1 प्लस एच बाई आर की घात 2, और यहां से 16 बराबर आ गया है 1 प्लस एच बाई आर की घात 2। दोनों तरफ से वर्गमूल करने पर 4 बराबर आ गया 1 प्लस एच बाई आर, और एच बाई आर इक्वल टू आ गया है 4 माइनस 1 3, और एच बराबर आ गया है 3 आर। ये हमें प्राप्त हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, विद्यार्थियों जिन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन आपको नहीं मिला है, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं।